मलेशिया, जब अगर आपको मलेशिया आना है तो मलेशिया के लिए आप जो फ़्लाइट्स बुक करना है तो 2-3 महीने पहले आपको फ़्लाइट बुक करना पड़ेगा। जैसे मान लो बटिक एयरलाइन, एयर एशिया या किसी और अगर आपको आना है तो आपको एक दो मतलब 2-3 महीने तो बुक करना पड़ेगा पहले। पहले आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे मान लो अगर फ़्लाइट बुक करते हो तो उस समय आप फ़्लाइट उस बटिक है तो इनके वेबसाइट या ऐप्स पे जाके आप पहले टिकट की प्राइस चेक करो। वहाँ पे अगर आपको जो फेयर है, अगर टिकट जो प्राइस है वो अगर जेन्युइन मिल जाता है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एयर एशिया का खैर उससे महंगा नहीं होता है ज़्यादा, बट इक्का भी वैसे नहीं होता है, तो फिर भी वहाँ पे पहले ट्राई करो। क्योंकि बाद में अगर कुछ कैंसिल करना हो या कुछ ऐसा होता है तो उसमें कुछ रिफंड का जो रहता है ना वो अभी इशू नहीं रहता, इसलिए तो उसमें आपको फ़ायदा रहता है। मैंने अपना फ़्लाइट कैसे बुक किया था, मैंने अपना फ़्लाइट 2 महीने पहले एयर एशिया ऐप, पहले ही मेरा ऑलरेडी सब कुछ मैंने रजिस्टर कर रखा था, तो वहाँ से ऐप से मैंने बुक किया था या वेबसाइट से। तो वेबसाइट से भी कर सकते हो, तो मैंने ऐप से बुक किया था तो वहाँ पे मुझे बेस्ट प्राइस मिल गया मुझे 23,000 के अप्रॉक्स में। बाकी जो वियत जेट, इंडिगो, इन सब में, बटिक एयरलाइंस का इनका ना प्राइस बहुत हाई था, तो मैंने उस समय इसको बुक कर लिया। और क्या होता है, जब आप फ्लाइट बुक कर लेते हो तो अपनी जो जब डिटेल्स भरते हो ना तो उस समय अपना पासपोर्ट नंबर, नाम, सब कुछ अच्छे से यार 2-3 बार मैच करके कर लेना, क्योंकि अगर एक बार भी गलत हुआ तो आगे जाके बहुत इशू हो जाता है। फ़्लाइट बुकिंग होने के बाद जब डिपार्चर, जब आपका जिस डेट पे फ़्लाइट है उससे 2 या 3 दिन पहले आपको, अगर मलेशिया आते हैं तो आपको सिंपल है उसमें मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड आपको फिल करना होता है, जो ऑनलाइन हो जाता है, बहुत ही ईजी है। आप कहाँ पे रुके हो, कौन से होटल में, उसका डिटेल डालना है, अपना पासपोर्ट का डिटेल डालना है बस, और आपका नाम वो सब ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको फिल कर देना है, ठीक है। बस वो तुरंत आपकी ईमेल आईडी, रजिस्टर ईमेल आईडी जो आप देंगे तो उस पर तुरंत वो मेल आ जाता है। पर वो होता है आपका 2 या 3 दिन पहले होता है। जैसे मेरा 14 तारीख का था फ्लाइट, तो मैंने 12 तारीख को, 13 तारीख को मतलब मेरा डेट था, तो मैंने 14 था, 13 को ही मैंने रात को किया था, तो सेम टाइम पे वो मेरे पास आ गया था। उसके बाद आपको जब फ्लाइट आप जब आप डिजिटल अराइवल कार्ड फिल कर लेंगे तो वेब चेक इन करना होता है। उसमें आप, एयर एशिया है तो ये 7 kg तक ही आपको लेके जाने दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे साथ जो हुआ था एयरपोर्ट पे, मैं अपने बताता हूँ एक्सपीरियंस। मुझे लगा था कि मेरा बैग थोड़ा ज़्यादा भारी है, इसमें वज़न ज़्यादा है, तो जब मैं बोर्डिंग पास कलेक्ट करने गया तो वहाँ पे जो स्टाफ जो बैठी हुई थी तो वो कह रही है कि अपना जो बैग है उस पर रखिए। मैंने वहाँ वेट मशीन पे रखा तो 11 kg, मतलब उसमें 1 लीटर वाटर बोतल था, मैंने उसको हटाया तो कह रही है 10 kg है सर आपका ना, 7 kg मतलब है आपका लिमिट है, पर आप 3 kg एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो। तो उसने ही थोड़ी सी हेल्प करी और बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। मैं बता रहा था एयर एशिया का जो था, उसने मेरी हेल्प करी और 7 kg प्लस 2 kg उसने चार्ज किए। 1 kg कहा कि सर आप इसको मैनेज कर लेना कैसे भी अगर आगे। तो मैंने कहा ठीक है। 1800 रुपये मुझसे लिए हैं, 1800 रुपये उस 2 kg के 1800 रुपये। पर एक चीज़ थी कि मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ मुझे एक विंडो सीट अलॉट कर दो, तो वैसे तो रात का समय था पर विंडो सीट ही मतलब उसने दे दिया लास्ट में। तो वो उसके लिए बोल रही थी कि ये चार्जेबल है, यू हैव टू पे। मैंने कहा मैडम मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरा जो है वो रहने दो। मेरा पहले 48H था, वो भी एक विंडो सीट ही था, या विंडो सीट तो नहीं था बट या हाँ विंडो के बगल वाले का था। तो उसने मुझे दे दिया, फिर कहा लास्ट में बताया कि सर मैंने आपको ये विंडो सीट दे दिया है। और फिर उसके बाद मैंने बहुत पहले, अभी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने अभी नई एक फैसिलिटी दी है सब लोगों को कि जो जब आप आ रहे हो तो उस समय क्या है ना, जो इमिग्रेशन के थ्रू जाते हो जहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, सब कुछ कराते हो, उससे बचने के लिए आपको दिया है वहाँ पे आपको ई इमिग्रेशन दिया है, फास्ट ट्रैकिंग का प्रोसेस दे दिया। तो बहुत पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करा था, 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा था, तो अभी कल मैंने ही थंब प्रिंट वगैरह वहाँ दे के और सब कुछ क्लियर करा दिया। तो मे बी जब मैं यहाँ से रिटर्न जाऊँ तो उस समय मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा, मुझे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मुझे अपना पासपोर्ट स्कैन, बोर्डिंग पास स्कैन करना है और मैं वहाँ से
ई गेट से निकल जाऊंगा। ये एक कल मैंने एक चीज़ किया था, मैंने बहुत, आप लोग को भी कर लेना चाहिए अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हो तो। खैर चाहे जो भी है, साल में एक बार भी 2 बार, तो उस लंबी लाइन से बचने के लिए आपको ना आसान है कि आप जाओ, उसका रजिस्ट्रेशन करो। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कि कैसे कैसे वो प्रोसेस होता है, बहुत आसान है, उसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। वहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में लंबी लाइन लगी थी, वहाँ पे सब कुछ स्मूथली निकल गया। वहाँ पे मुझसे कुछ पूछा नहीं गया, बस पासपोर्ट और डिपार्चर कार्ड, मतलब वो जो एग्जिट डेट लगाती है मेरे स्टैम्प, उस पर लगा के। और फिर जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है जिसमें सारे आपके जो वॉलेट्स, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब बैग में से निकाल के वो सारी चीज़ें हुई, उसमें भी लाइन लगा, मतलब 45 अप्रॉक्स 30 मिनट तो मान ही लो कि उसमें भी चले गए। और यहाँ तक होने के बाद फिर कुछ स्मूथली हो गया। फिर इसके बाद हम वेटिंग एरिया में गए, और वहाँ पे मतलब मैं कुछ अर्ली चला गया था तो 2 घंटे अप्रॉक्स में वहाँ पे बैठा रहा। फ्लाइट एकदम टाइम से थी, मतलब 20 मिनट डिले थी यार। वो बैठा के फिर उन्होंने कुछ पैकिंग वैकिंग करना था या कुछ लगेज वगैरह एक्स्ट्रा, खैर पता नहीं। तो 20 मिनट वहाँ से रात को। और लेग स्पेस वगैरह जो था वो भी बहुत ही अच्छा था मेरे हिसाब से, तो मेरे लिए थोड़ा सा था कंफर्टेबल, बट ज़्यादा नहीं था, पर सही था मेरा। वो जो एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली जो चेयर होती है उसके जस्ट बगल वाला मेरा था विंडो सीट पे। तो वो जो वीडियोस वगैरह हैं मैंने मॉर्निंग में और नाइट में जो रिकॉर्ड की थी वो मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। सो आप देख सकते हो कि मतलब आउटसाइड के व्यू कितना अच्छा था। अभी फ़िलहाल हम निकल चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मलेशिया, कोलालमपुर। सो मॉर्निंग में 7:45 हम लोग लैंड हुए, जो कि हमारा टाइमिंग था 7:20। फिर मैंने पहले ही सिम कार्ड परचेज कर लिया था, वो एक क्लुक ऐप है, वहाँ पे जाके मैंने सिम परचेज किया। 500 कुछ रुपये आए थे बस। और एयरपोर्ट पे जो दिल्ली में था वहाँ पे उन्होंने 1800, शायद 1800 अगर गलत नहीं तो मैंने सुना था 1800 रुपये का उन्होंने 7 डेज़ का उन्होंने अनलिमिटेड डाटा दे रहे थे, बहुत महंगा था। मैंने 500 कुछ रुपये का लिया हुआ है 1.5 GB पर डे, 15 दिन के लिए है, कोई बुरा नहीं है। मॉर्निंग में वहाँ पे हम कोलालमपुर टर्मिनल 2 पे लैंड हुए। वहाँ से फिर मैं बस के लिए मैंने जैसे बता रहा था, बस के लिए मैंने बस काउंटर पे गया। फिर वहाँ से बस 2 बजे थी। फिर वहीं पे जो लेडी थी उन्होंने बताया कि अगर आपको उससे पहले बस जाना है, बस लेना है, तो आप टर्मिनल 1 पे जाइए और टर्मिनल 1 से आपको बस टाइम से मिल जाएगा। फिर मैं वहाँ से फ्री शटल चलती है हर 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, तो वो लेके फिर मैं यहाँ टर्मिनल 1 आ गया। यहाँ पे मैंने बस की टिकट जो परचेज करी 53 रिंगिट्स, ये आपके हो गए 53, 1000 मान लो, 1000 थोड़ा सा ज़्यादा, 1000 के ये अप्रॉक्स में ये पड़ गया। और फिर अभी हम बस में हैं, ये बस कैमरा लगा पड़ा है वहाँ पे, ये बस कुछ रंग बिरंगा है मैंने अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है, खाली है, 2-3 लोग ही हैं और जो बस ड्राइवर हैं। तो मैंने इससे बता दिया है कि मुझे कहाँ उतरना है, तो ये क्योंकि इसका डेस्टिनेशन अलग है, ये उसी रूट में जाएगा तो मुझे वहाँ पे रोक देगा। ये था अभी। और मैं यहाँ पे 7 दिन के लिए हूँ, 2-3-4 दिन मैं अभी जिस सिटी में हूँ वो एक छोटा सा स्मॉल टाउन है, वहाँ पे हूँ। वहाँ पे जो भी कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं छोटे शहर से दूर जाके वहाँ पे थोड़ा सा देखना है लोकल वहाँ की चीज़ें। जैसे हमारे यहाँ ना छोटे शहरों में कैसे लोग रहते हैं वैसे छोटे शहर में। फिर वहाँ से फिर मैं KL सिटी आऊँगा, और KL सिटी में जो बाटो केव, ट्विन टावर्स और जो भी यहाँ पे मोस्टली जो फेमस होंगे बड़े बड़े, और जो यहाँ के चाइनीज़ स्ट्रीट्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। घर से निकल के यार ट्रैवल करो यार। हाँ, पर एक चीज़ है मैं बता दूँ, फ्लाइट में बैठने का मज़ा कुछ और है। जो फ्लाइट ऐसे ऊपर चढ़ती है मज़ा आ जाता है एकदम। ये आउटसाइड पूरा ग्रीन ग्रीन है, बहुत साफ सुथरा है। हाँ, ये मलेशिया वैसे तो एक मुस्लिम कंट्री है, बट यहाँ पे मुस्लिम, तमिल, हिंदूज और चाइनीज़, ये तीनों मतलब यहाँ पे है। इंडियन जो तमिल हैं, जो साउथ इंडियन के,
वो भी यहाँ पे है। उनकी पॉपुलेशन भी अप्रॉक्स 5 to 10% के करीब है। चाइनीज़ भी है और मुस्लिम भी, ये एक मुस्लिम देश है। पर आपको ऐसे फील नहीं होगा कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में हैं। लाइक थोड़ा सा जैसे ईरान, पाकिस्तान, इन सब चीज़ों के जैसे ना, तुर्की, इन सब चीज़ों नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा माहौल अलग है, फ्रीडम है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं। थाईलैंड और लाओस में तो खैर इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। उधर थाईलैंड, वियतनाम में भी इंग्लिश लोग कम बोलते हैं, पर यहाँ के लोग इंग्लिश में बात कर लेते हैं। आप इंग्लिश कुछ पूछना हो तो इंग्लिश में बात कर सकते हो। अभी बस थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी, करीब 15 से 10 मिनट का स्टॉप था वहाँ पे। और उसके बाद अभी फ़िलहाल हम लोग ऑन द वे हैं। दिस इज द रोड, ये है भैया रास्ता। तो अभी यहाँ से भी करीब 2.5 घंटे लगेंगे, 2 घंटे 35 मिनट अप्रॉक्स लगेगा लगभग वहाँ तक पहुँचने में। और उस बीच में ये अभी बहुत जगहों पे इनका स्टॉप होने वाला है 10-15 मिनट, तो ये टाइम बढ़ जाएगा करीब 4 घंटे, 3.5 4 घंटे का लगभग तो ये मतलब, क्योंकि ये बस है तो इनका स्टॉपेज है, तो ये कहीं ना कहीं तो रुकेंगे 10 मिनट, कहीं पे भी रुकेंगे तो 10 मिनट और आराम से ये टेक कर लेंगे। और ये यहाँ पे देखो घर, यहाँ पे ये घर कैसे है, एकदम मस्त लग रहा है पूरा। अपनी गाड़ी से जाओ तो और मज़ा आएगा। तुम्हारे पास अगर कार रेंट करके जाओगे तो और मज़ा आएगा। बाहर साइड का नज़ारा देखो। आप मलेशिया अगर प्लान कर रहे हो आने के लिए, मलेशिया एज ए टूरिस्ट तुम प्लान कर रहे हो कि तुम मलेशिया आओ घूमने के लिए, तो मलेशिया में तुम कहाँ जा सकते हो, क्या फेमस जगह है? तो यार पहले तो ये कुआलालंपुर सिटी है, खुद ही ये अपने आप में बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्विंस टावर है, बहुत बड़ा जो मूर्ति है अंदर जो केव में है वो है। जो ये सिटी ही अपने आप में बहुत फेमस है घूमने के लिए। पर अगर आप आउट ऑफ द सिटी अगर तुम घूमने जाना चाहते हो तो लंकावी है, लंकावी है, पेनांग है, मलाक्का है, कैमरॉन आइलैंड है और सबा है। इन सब जगहों पे जा सकते हो। वैसे तो गूगल है, अभी तो तुम फाइंड आउट कर सकते हो, तुम्हारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे सिटी में तुमको एक्सप्लोर करना है, सब 5-6 दिन के लिए हो तो सिटी आराम से एक्सप्लोर हो जाएगा। तुम अगर तुम्हें कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है तो जैसे पनांग जाओगे तो वहाँ पे बीच है और समंदर के किनारे जो है, तो वहाँ पे जाके तुम घूम सकते हो। मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का, वहाँ से 3 घंटे का रास्ता है पनांग। वो तुम वहाँ पे भी जाके घूम सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। और लंकावी भी तुम जा सकते हो, वो भी बहुत सुंदर है। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, एक घोस्ट सिटी है जो लाइक बहुत जा रहा था, लाइक 100 बिलियन समथिंग लाइक डॉलर के करीब में। तो वो अधूरा रह गया वहाँ पे, जो उसको अभी घोस्ट सिटी के नाम से उसको जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग हैं ही नहीं, सिर्फ वहाँ पे गार्ड वगैरह थे। मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, तो ये जो फॉरेन यूट्यूबर थे उसका वीडियो में उसने बनाया हुआ था। तो अभी ये फिलहाल ये यहाँ की सिटी है जो कमाल की, इतना सुंदर है। तो ये तुम्हारी आइटनरी तो तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। पर हाँ ये है कि मलेशिया बहुत ही अब तुम्हारे लिए सेफ प्लेस भी है। और जैसे साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड हो गया, बैंकॉक सिटी जैसे हो गई, और यहाँ पे कुआलालंपुर हो गया। वैसे वियतनाम में हो ची मिन्ह, हनोई, सापा, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये लाओस में जाओगे तो लाओस में भी है वैंग बियांग, ये सारी चीज़ें जगह पे हैं। तुम अपना खुद एक आइटनरी बना, जिस देश में भी जा रहे हो वहाँ पे आइटनरी बना के तुम खुद ट्रैवल करोगे। वीडियोस तो देख ही सकते हो कि तुम्हें आइडिया लग जाए कि वीडियोस से तुम्हारी कितनी हेल्प हो सकती है। तुम 4-5 अपना नियर बाई देख लो अपने डेट्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद भाई खुद प्लानिंग करो। अगर सोलो ट्रैवल हो या 2 लोग हो तो खुद से प्लानिंग करके कर सकते हो। कंपनी का किसी टूर पैकेज लोगे तो भाई किसी से टूर लेने से पहले उसको वेरीफाई करना कि हाँ उनका क्या है, अभी मतलब
ट्रस्टेड है या नहीं है, भरोसा कर सकते हो या नहीं, क्योंकि बहुत स्कैम भी चल रहा है आजकल। कोशिश करो खुद से, अगर कर सकते हो एक दो प्लेसेस डिसाइड कर लो नियर बाई में, वहाँ जाओ और घूमो, फिर अपना रिटर्न। तुम तो फिर तुम्हारी जर्नी अलग ही होगी, ट्रैवलर की तो खैर बात अलग ही होती है, उनका तो कोई डिसाइड नहीं होता कि किस सिटी में रहेंगे, कहाँ जाना है, तो घूमते रहते हैं छोटी छोटी जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे। ये देखो बिल्डिंग, कितनी ऊंची बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे। मलेशिया की तो यही, कुआलालंपुर की तो यहाँ पे जो सिटी है में खास बात यही है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है। देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, अभी काम चल रहा है, वो ब्लैक कलर का है। ये तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी है, शायद लोग रहते भी होंगे यहाँ पे। तो अभी कितना बज रहा है, अभी बज गया आपका हमारे इंडिया का तो हो गया है 9:20, और यहाँ 12 बज रहे हैं। लगभग यहाँ से अभी 2 घंटा और लगेगा, तो 12 है तो 2 बजे तक तो मैं वहाँ पहुँचूँगा। फिर देखते हैं वहाँ पे क्या है, शाम को वहाँ पे चलेंगे घूमने के लिए। मैं तो फिलहाल जाऊँगा तो सो जाऊँगा, फिर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके। धूप बहुत यहाँ है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मी और बारिश यहाँ पता नहीं चलता। अभी गर्मी रहेगी, जैसे हमारे साउथ इंडिया में, केरला में, तमिलनाडु में वेदर रहता है कि अभी धूप है, अभी बारिश होने लगी। सेम यहाँ पे अभी धूप है, फिर बारिश चालू हो जाएगी। यहाँ पे मलेशिया में, जैसे मैं बता रहा था पहले कि मलेशिया हमारे देश के बाद आज़ाद हुआ, हमारे 1947, और यहाँ पे 1957 को ये देश आज़ाद हुआ था। पर देखो ये और सिंगापुर जैसे छोटे देश देखो, और हमारे देश, यहाँ पे चीज़ें कितनी अलग हैं। डेवलपमेंट है, साफ सफाई है, लोग यहाँ के थोड़े से देखो कितने डेवलप हो चुके हैं, इनकी सोच। हमारे देश में भी तो यार हो सकता था ना, हमारा देश भी तो आज़ाद हुआ था 1947 में यार। इतने साल बीत गए, इतने साल बीत गए आज़ादी के, लेकिन आज भी सड़क, यहाँ पे देखो सड़क, ये रेलवे ट्रैक। तो मैं कह रहा था इतने साल बीत गए, पर आज भी वो चीज़ें बदली नहीं है। आज सड़कें बनती है, अगले दिन टूट जाती हैं। जब मैं इस सिटी में आऊँगा तो मैं एक्सप्लोर करूँगा, दिखाऊँगा यहाँ की सड़कें कितनी पुरानी हैं। हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं और अगले दिन प्रधानमंत्री इनोग्रेट करते हैं और अगले दिन टूट जाती है, 10 दिन में टूट जाती है। और कुछ बिहार में भी देखो 1700 करोड़ के, 3-3 हज़ार करोड़ के जो ब्रिज है वो गिर जाते हैं। इसका कुछ खूबसूरत नज़ारा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ स्कैम टाइप का हो चुका है, और क्योंकि मैं अभी भी बस में हूँ और मुझे जहाँ जाना था ये बस वहाँ नहीं जा रही है, उससे और आगे जा रही है, मतलब दूसरे रूट से। मुझे जाना था तेलुगिंतन, और जब मैंने बस का टिकट बाय किया था उसमें मैंने बोला था, जो भी काउंटर पे जो लेडी बैठी थी उसको मैंने बोला था कि मुझे तेलुगिंतन जाना है। तो उसने मुझे बोला कि कोई डायरेक्ट बस नहीं है 2:30 बजे से पहले। पर थोड़ी देर बाद फिर वो उसने मुझे बोला कि 10, 10:30 बजे एक बस है, 51 रिंगिट, 51 रिंगिट अप्रॉक्स का ये टिकट पड़ेगा। और आपको जो बस ड्राइवर को एक बार बता देना कि आपको तेलुगिंतन उतरना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उसको पैसे दे दिए, टिकट ले लिए। 10:30 बजे बस आई, मैं बैठ गया, और चढ़ने से पहले बस में मैंने उसको दिखाया कि मुझे इस लोकेशन पे जाना है, तेलुगिंतन, और उसने बोल दिया ओके। अब जब मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला था, लेकिन 30 मिनट का जो डिस्टेंस था वहाँ से, तो बस अचानक से ये दूसरी रूट में ये बस चली गई, वहाँ से 1 घंटा दिखाने लगा। जब मैं जाके बस ड्राइवर से मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे इस लोकेशन पर जाना है और ये बस कहीं और जा रही है, कह रहा हो सॉरी मैं भूल गया, ये वहाँ नहीं जाएगी। मैंने कहा ऐसा तो पहले क्यों नहीं बताया कि नहीं जाएगी, मैंने तो तुम्हें बोला था। तो उन्होंने बोला कि ओके हाँ चली जाएगी। अब तुम बोल रहे हो नहीं जाएगी, कह हाँ सर सॉरी मैं भूल गया, ये बस जाएगी मोन्जूम जाएगी, मोन्जूम से आपको फिर दोबारा से तेलुगिंतन लेना पड़ेगा। मतलब ये मैं जहाँ पे था वहाँ से 1 घंटा मोन्जूम, और फिर मोन्जूम से अगर बस टाइम से मिलता है तो 1 से 1.5 घंटा मुझे लगेगा तेलुगिंतन पहुँचने में। तो ऑलमोस्ट ये फिर तो टाइम तो लगा ही, पर पैसे भी देने पड़ेंगे, और स्कैम ही है एक तरीके से लग रहा है। जैसे या तो इसने मुझे स्कैम किया या तो उस लड़की ने मुझे स्कैम किया है।
कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं फिलहाल। अभी तो मैं अभी मॉन्जून से 30 मिनट की डिस्टेंस पे हूँ, थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगा और उसके बाद फिर देखते हैं, दूसरा बस लूँगा और फिर मैं जाऊँगा तेलुगिंतान, जो कि करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता है वहाँ से। अगर वहाँ से कोई बस मिल जाता है डायरेक्ट। मैंने पता किया है तो एक भाई साहब थे जो बांग्लादेश के थे, उन्होंने बताया कि नहीं, मंजू में बहुत बड़ा स्टेशन है, स्टेशन है वहाँ पे आपको बस मिल जाएगा। आप उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप चले जाइए, फिर वहाँ से आप चेंज कर लेना। कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, ऑलमोस्ट स्कैम है और बंदा कुछ नहीं है, बस कान में ईयरफोन लगा के बस चला रहा है, उड़ा रहा है। बहुत अभी तक मैं 4 बजे 3-3:30 बजे तक मैं पहुंच जाता, मेरी चेक इन हो जाती बस, होटल में चेक इन हो जाती है। और अभी 7-8 बजे तक शायद मे भी मैं पहुंचूँ, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं अभी भी मैं। तेलुगिंतान सिटी में हूँ।